अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक, बाखबर सवेरा में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ इर्जा खान और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज है बड़ा मुकाबला। सेनेट का चेयरमैन कौन होगा पता चल जाएगा अब से कुछ घंटे में। जनाब अब से कुछ देर में 10 बजे इजलास शुरू होगा। इजलास में जनाब जो नए अरकान हैं वो हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद जनाब जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो हलफ उठवा के अपनी कुर्सी खाली कर देंगे और उसके बाद जनाब जो सेट ऑफ चेयर्स है वो सदारत करेगा सेनेट के इजलास की, जिसमें कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद शुरू हो जाएगा सेनेट चेयरमैन का मुकाबला। आज आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअल नंबर गेम क्या है, क्या माहौल है सेनेट के अंदर और किसका पलड़ा भारी है भी या नहीं, या पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। ये सारी सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल जी, ऐवाने बाला के इंतखाबात के बाद अब नजर है जी सेनेट का जो चेयरमैन है वो कौन होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे शो में, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। गैर इखलाकी मवाद का फैलाव, पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का हुक्म, फैसले के बाद पीटीए का एक्शन। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। पीटीए ने सर्विस प्रोवाइडर्स को हिदायत जारी कर दी। सेनेट इंतखाबात में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग आज होगी। संजरानी और गेलानी के हामियों की जानिब से जीत के दावे। फैसला कुन एक वोट रखने वाली जमात इस्लामी का किसी को भी वोट न देने का ऐलान। कराची में शादियों के बाद कीमती सामान समेटकर शहरियों को लूटने वाला खानदान कानून के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब बारात लेकर शादी हॉल पहुंचे थे। 9 सरबाज खानदान के खिलाफ 25 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। और अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर महविश मार्टिन के लिए एक बड़ा एजाज। कोरोना वायरस के अमराज कल्ब, शुगर और मोटापे में मुब्तला लोगों पर क्या असरात होते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर की तहकीकात जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में शाया हो गई। तो जनाब आज से अब से कुछ देर बाद जनाब शुरू होने जा रहा है सेनेट का इजलास। 10 बजे जनाब ये इजलास शुरू होगा, जिसमें नए मुंतखब होने वाले जो सेनेटर्स हैं वो हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद जनाब जो सेनेट के चेयरमैन हैं, मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, वो अपने ओहदे से जनाब उनका टर्म पूरा हो जाएगा और वो अलग हो जाएंगे और वो सिर्फ साधारण सेनेटर रह जाएंगे, एक आम साधारण सेनेटर। और उसके बाद क्या होने वाला है? और शफात, आज खबरों से बड़ा भरपूर दिन रहेगा। कल भी हमने यही देखा कि बड़ा खबरों से भरपूर दिन रहा, बयानबाजी होती रही हुकूमत की जानिब से भी, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी बड़े बयानात आते रहे और बड़े दोनों जानिब से बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं दोनों अरकान। लेकिन जो अपोजिशन की सफ़े वहाँ पर हमें थोड़ा सा पैनिक भी नज़र आ रहा है शफात। कल हमने देखा कि इल्ज़ामात भी लगाए गए कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कि जी दबाव डाला जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। लेकिन वहीं पर यूसुफ रजा गिलानी जो है उनका बयान बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी न्यूट्रल नजर आ रही है। तो ये भी कुछ मामलात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस वक्त एक पेज पर है या नहीं, क्यों शफात? जी बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार नहीं नजर आती, नून लीग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है। अलग बात है कि दोनों एक ही पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने ला रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस आसमान की हदों को छू रहा है, लेकिन नंबर्स उनके इस एतमाद को इंडोर्स नहीं कर रहे। अगर हम आपको पूरी पार्टी की सूरत हाल जो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं उस पर नजर डालें तो जनाब बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वक्त बज़ाहिर नंबर गेम्स में हुकूमत का नंबर गेम पर इन्हिसार है सारा। लेकिन शफात जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा ये नंबर गेम सारा हमारे नाजरीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इर्जा। अब ख़वातीन और हज़रात आपको समझा देते हैं कि ये नंबर गेम हो क्या रहा है। नंबर गेम जनाब ये आपके सामने इस वक्त अगर ऑपोजिशन की जो पार्टी पोजीशन है वो देखें जनाब, उसमें पीपल्स पार्टी के पास 20 सेनेटर्स है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट उनके साथ शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद उनके पास 21 का अदद है। पीएमएलएन 18, जेयूआईएफ के 5, एएनपी के 2, बीएनपी का 1, नेशनल पार्टी के 2, पीके मैप यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर्स और जमात इस्लामी का 1 सेनेटर जनाब इस पे मौजूद है। अब अगर हम इसको
थोड़ा अगर जैसे जो सूरत हाल सामने डेवलप हो रही है कि जमात इस्लामी तो जनाब इस दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो जमात इस्लामी का एक सेनेटर हम इसमें से काट लेते हैं। अभी तक का जो अदद है ये बन रहा था 53, तो 53 में से एक निकल गया, बच गए 99। भला हो इसहाक डार साहब का, 2018 से जनाब वो सेनेटर बने हुए हैं, लेकिन ना उन्होंने हलफ उठाया है और ना ही वो वतन तशरीफ लाए हैं। और अगर आज वो यहां मौजूद होते तो अपोजिशन का एतमाद किसी और दर्जे पर होता। अब मामला क्या है जनाब कि अब ये 2 4 1 5 2 7 और ये 13 और उसके बाद मजीद अगर 18 करें ये बन जाता है 31, और 31 में अगर ये 20 और 1 डाल दें तो ये बन जाता है 52 का अदद। अपोजिशन के पास बजाहिर इस वक्त नंबर फिर भी पूरे हैं कि 2 उनके सेनेटर्स जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत की पोजीशन की बात करें, हुकूमत के पास जनाब अदद है 27 का। पीटीआई के 27 सेनेटर्स, 27 के 27 आज मौजूद है, 27 के 27 वोट डालेंगे। बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप 12 सेनेटर्स हैं जनाब उनके पास, एमक्यूएम के 3, पीएमएल क्यू के 1 और पीएमएल फंक्शनल के 1 और इसी तरह 4 इंडिपेंडेंट्स भी इस वक्त। चूंकि आपने देखा जनाब मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब को जो है चूंकि नामजद किया गया है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो इसलिए उस चूंकि और यहां में मोहम्मद आफरीदी साहब है, ये वैसे तो एक्स फाटा के सेनेटर हैं, लेकिन चूंकि अब फाटा का इंतजाम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब जो फाटा के 8 सेनेटर्स थे वो अब दोबारा असेंबली में नहीं आएंगे। वो पख्तूनख्वा के जो 23 सेनेटर्स हैं उन्हीं नशिस्तों पे आएंगे। तो 4 सेनेटर्स फाटा के रिटायर हो चुके हैं, 4 जो बाकी रह गए उनके लास्ट टर्म है, यानी ये 3 साल उनके आखिरी है। तो इसलिए जो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब को ये डिप्टी चेयरमैन सेनेटरशिप के लिए नामजद किया गया, इसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट्स है वो बड़े खुश हैं। वो तो सारे हो गए इस वक्त गवर्नमेंट के पास। लेकिन नंबर्स की बात करें, 27 और 12 और 3 और 1 और 1 और 4 नंबर बनता है जनाब तकरीबन 47 का, 47 या 48 का। अब लेकिन अगर ऑपोजिशन की बात करें, ऑपोजिशन में से जनाब पीएमएलएन के जो 18 एमपीएज हैं, ये जरा मजेदार है, क्योंकि जो उनके 18 एमपीएज हैं उनमें एक कर लें जनाब -1। ये -1 क्यों है जनाब? क्योंकि दिलावर खान साहब जो कि वैसे तो आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, लेकिन उसके बाद जनाब वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। वो उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब कि वो तो संजनानी साहब को वोट डालेंगे, वो संजनानी साहब को वोट डालेंगे, तो जनाब 1 वोट और कम हो गया। अब अगर क्योंकि जाहिर है 100 का हाउस है, 1 वोट यानी 51 वोट चाहिए जनाब इनको जीतने के लिए, और 51 वोट का मतलब है कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है विच इज पीडीएम, अगर उनको कोई एक सेनेटर चाहिए है तो वो डेफिनेटली हुकूमत की सफों में से होगा। और अगर यहां पे इसहाक डार साहब होते, एक बार फिर याद आ गए मुझे इसी मौके पे हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब, अगर वो यहां होते तो शायद आज ये -1 का इतना फर्क ना पड़ता मुस्लिम लीग नून को। लेकिन अब ये -1 जनाब इनको करना पड़ेगा गवर्नमेंट की सफों से। पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं जनाब हमें उम्मीद है कि वो जो एक -1 हमें मिलना है वो हमें मिलेगा एमक्यूएम से। जी जनाब, वाई? बिकॉज उनको लगता है जनाब के सिंध में जो 3 सेनेटर्स जीते हैं एमक्यूएम के, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि जीडीए का एक सेनेटर हारा है। दैट्स मीन, यानी इसका मतलब ये है, दैट्स व्हाई वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब एमक्यूएम से एक वोट उनको पड़ सकता है। और इसी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब सब न्यूट्रल है, कोई टेंशन नहीं है, ऑल गुड है। क्या होने जा रहा है कुछ नहीं कह सकते, पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी पे खड़ी हुई है। बिल्कुल, जैसे शफात आप कह रहे हैं कि आज के जो इंतखाबात है जनाब, इसमें छोटी जमातों का जो वोट है वो बहुत ही अहमियत का शामिल है, क्योंकि नंबर गेम पे अब सारा इन्हिसार है। 1-1, 2-2 सीट्स जो हैं वो ये सारा गेम बदल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जी दोनों जानिब से बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जैसे आप कह रहे थे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो जमात इस्लामी है जैसे आप बता रहे थे अभी, उसने कहा कि जी हमारा एक ही वोट है जो कि हम ना हुकूमत को देंगे और ना ही ऑपोजिशन को देंगे। अब हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी इस वक्त मौजूद हैं असेंबली के बाहर, जरा उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी जाहिद बताइएगा, क्या देख रहे हैं सेनेट का माहौल? सेनेट का माहौल बनता जा रहा है और वो जो घड़ियां थी आस्ता आस्ता करीब तर होती जा रही हैं। 10 बजे सेनेट का इजलास तलब किया गया है सदर मुमलिकत की तरफ से, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी
की नामजदगी हो चुकी है। 10 बजे 9 मुंतखब जो सेनेटर्स हैं। जी जाहिद हमें बता रहे थे कि सेनेट का वो कह रहे हैं कि माहौल जो है वो बनता चला जा रहा है और 10 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा और जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं वो हलफ उठाना शुरू कर देंगे। वो ओहदे का हलफ उठा लेंगे, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हमारा जो एक बिलीव है ना कि जी हुकूमत तभी तगड़ी होती है जब सारी सीटों पे हुकूमत के बंदे बैठे हुए हों। टेक्निकली हुकूमत के लिए सच्ची बात है, सेनेट की चेयरमैनशिप उनके पास ना भी हो तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। क्योंकि उनके पास नंबर्स हाउस में, लोअर हाउस में तो पूरे, यानी पार्लियामेंट में उनके पास नंबर। लेकिन एक ये तासुर बन चुका है कि अगर सारी सीट्स अपने पास होंगी तो वो एक कॉन्फिडेंट फील आएगी कि हम पक्के हैं, हम वीक नहीं है, कमजोर हुकूमत नहीं है। माशाल्लाह हमारे जो इतने भी ऊपर हुकाम वाले हैं सभी का कांच चिट्टा है, हम उनको क्या कह सकते हैं। बट एनीवे जनाब, लेकिन ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो सियासत है वो मैदानों में नहीं हो रही, फिल वक्त सियासत जो है वो ऐवानों में हो रही है। शुक्र है जी। हाँ। जमहूरियत का हुस्न आ रहा है सामने कि वो सड़कों पे जो है ना वो तू तड़ाका नहीं हो रहा फिलहाल, बल्कि ऐवान के अंदर जो वोट की सियासत है, वोट यानी कि वो अवामी राय, वो अवामी नुमाइंदे की राय कि जनाब उसको अवाम ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे फैसला करें, वो उनके बिहाफ पे फैसला कर रहे हैं। तो यू नो जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इतना तो सही है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, 10 बजे इजलास मुतवक्के है, कोई ऐसे सेनेटर्स हैं जिनकी आमद के हवाले से कुछ गड़बड़ हो? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सेनेटर जिस तरह आपने कहा इसहाक डार यहाँ मौजूद नहीं है, जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया है। 98 जो वोट हैं वो इस वक्त सामने हैं, 50-50 लग रहा है। तोड़ जोड़ का अमल रात गया तक जारी रहा, राब्ते अब भी जारी हैं और दावे जो आपने पार्टी पोजीशन बता दी है और फिर आपने तोड़ का अमल भी बता दिया, और माशाल्लाह जो एक मंजरनामा बैकग्राउंड में है वो सारा नाजरीन ने देख लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने बता दिया है, लेकिन नताइज बरक्स भी हो सकते हैं। जो बैक डोर में लोग होते हैं उनका अपना मामला है, जो फ्रंट में आते हैं उनका अपना मामला है। ताहम देखना ये है कि ये जो मामला बना था, जो सेनेट का इलेक्शन जो पहले हुआ था चेयरमैन सेनेट का, क्या वो मामला बनेगा? बाद में चेयरमैन सेनेट ने एतमाद का जो अदम एतमाद का मामला बना था उसमें भी अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक खबर गर्दिश कर रही है, मैं चाहूंगा आप उस पर भी जरा थोड़ा सा हमें आगाह करें। एक खबर गर्दिश कर रही है, 55 का अदद कहा जा रहा है जी, ये सरप्राइज अदद होगा। ये 55 का अदद किसकी तरफ झुक रहा है और क्या इस अदद का फिलहाल कोई वजूद है? क्योंकि पोजिशनिंग में तो समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ये कहूं कि अगर कुछ बाजार कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर उसके ऊपर बातें सामने आ जाती हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अपसेट हो सकता है, अपसेट हो सकता है, दावे जो हैं वो धरे के धरे रह सकते हैं और एक वोट जो है वो फैसला कौन साबित हो सकता है। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर वो पता लग जाएगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि 50-50 दोनों बराबर लगते हैं। अगर एक वोट किसी को पड़ जाएगा, 98 को अगर आप 50 करते हैं तो बराबर बराबर दोनों सिमतें नज़र आती हैं, और एक वोट अगर ज़्यादा पड़ेगा तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन जो काम दिखाने वाले मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा हुआ है, दिलावर खान आपने कहा, जिस तरह नून लीग के हवाले से उन पर शुबे का इजहार किया जा रहा है, या बाकी अराकीन इस तरफ हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आज़ाद अराकीन हमें वोट डालने जा रहे हैं। तो ये चीजें सामने आएंगी, लेकिन कुछ देर के बाद तमाम अमल सामने आ जाएगा। मैं ये चाहूंगा, नून लीग की सफों में से किसी और सरप्राइज का इम्कान तो नहीं है अभी तक? तो बज़ाहिर दावे तो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। फिर दो आशिक अवान साहब की गुज़श्ता अगर उसकी वीडियो आप खोल के देख लें, जिस तरह उन्होंने कहा हुआ है, और ये जो हुकूमती अराकीन है उनकी तरफ से भी रात को गुज़िश्ता रात भी और जो गुजरी रात भी है दावतें शावतें चलती रही हैं और राब्ते भी जारी रहे हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला भी आपके सामने है, लेकिन असल जो मार्का है वो 3 बजे जब सामने आएगा तो नज़र आ जाएगा। और मेरा ख्याल आता है कि जो अपसेट है वो जरूर नजर आएगा और हैरान कौन किस्म के नतीजे भी सामने हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह करे थे। तो आज शफात देखना ये है कि ये एक वन साइडेड मैच होगा या क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। ये नाइफ एज पे खड़ा हुआ है मैच। हाँ। ये लिटरली बॉल पॉइंट की टिप पे खड़ा हुआ है और किसी भी जानिब झुक सकता है। किस जानिब झुकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब, नंबर गेम आप देख रहे हैं और मुकाबला कांटे का है, कांटेदार मुकाबला है। क्या लग रहा है आपको कि आपके एतमाद में फिर भी अभी 3 वोट कम है, वो 3 वोट कैसे मिलेंगे? शफात, बहुत शुक्रिया। मैं आपको सुन रहा था
आप ये कह रहे थे ये हुकूमत चाहती है कि सब कुछ इनके पास हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। देखिए ना, हमने कानून साजी करनी है, हम हुकूमत है, हमने लोगों की बेहतरी के लिए जो कानून नेशनल असेंबली में बनाना है उसको हमने सेनेट से पास करना है। लिहाजा हुकूमत की एक लिहाज से ये आईनी, कानूनी और एक उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो जो कानून बनाए लोगों की बेहतरी के लिए वो सेनेट से पास हो। कि ऑपोजिशन ने तो सिर्फ रोक रुकावट ही करनी है और ऑपोजिशन की इतनी जिम्मेदारी कोई नहीं है। लिहाजा ये जरूरी है कि दोनों जो हाउसेज हैं उसमें हुकूमती जो अक्सरियत है, जो हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी अक्सरियत हो, ताकि लोगों की बेहतरी के लिए कानून साजी बन सके और मुल्की मामलात आगे चल सके। रही बात साहब, वो जो देखिए मामला ये है कि आपके पास अगर आपने सेनेट में कानून साजी करनी है तो आपके पास भी सेनेटर्स मौजूद हैं, 47 सही 48 सही, लेकिन आपके पास सेनेटर्स हैं। ऑपोजिशन के पास बज़ाहिर तो 53 है, लेकिन चलो उनमें से 2 काट लें तो उनके पास रह जाते हैं जनाब 51 सेनेटर्स। तो तादाद तो अदद तो किसी तरह से पूरा बन ही जाता है। लेकिन अगर आपकी सेनेट में जो भी पोजीशनिंग है और चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बिल फर्ज ऑपोजिशन का भी है, तो आपकी लेजिस्लेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता या पड़ जाता है? नहीं पड़ता है। देखिए ना, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां रूलिंग देना वो जो आपका चेयरमैन होता है उसका इख्तियार होता है, और हुकूमत की जाहिर है हुकूमत ने इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जबकि नॉर्मली पाकिस्तान की अगर आप पार्लिमानी तारीख देखें तो अपोजिशन का काम होता है रुकावट डालना, कामों में रखना डालना, जनरली स्पीकिंग होता है। लिहाजा अगर वो स्पीकर और चेयरमैन हुकूमती अक्सरियत का होगा तो वो जरा स्मूथ सेलिंग होती है कानून साजी में। अदरवाइज रुकावटें होती हैं और वो अक्सरियत साबित तो करना जरूरी भी है, और लोगों के लिए, जमहूरियत के लिए एक स्टेबिलिटी का पैगाम है कि हुकूमत आगे चल रही है। सारे ईवान जो है आपके सर कुलीग हैं एहसन इकबाल साहब, वो सवाल उठा रहे हैं मुसलसल मीडिया पे आके कि जी आखिर ऐसा कौन सा मुआवजा होगा कि तहरीक इंसाफ का 47-55 बन जाएगा? कहते कौन सा फॉर्मूला है इनके पास? वो आप वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा, ये बात गलत हो जाएगी कि उनके पास क्या फॉर्मूला था कि वो 100 हमारा 180 जो है 164 बन गया था। लेकिन हम वो फॉर्मूला उन वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये है कि उनकी पार्टियां लाइनिंग है, डूब रही हैं, खत्म हो रही हैं, और जबकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अमर्ज कर रही है, ऊपर आ रही है, सारे सूबों में आगे जा रही है। लिहाजा हमारा फॉर्मूला जो है वो इंशाल्लाह वो वाला नहीं होगा। हमारा फॉर्मूला मुस्तकबिल होगा, हमारा फॉर्मूला शफाफियत होगा, हमारा फॉर्मूला एंटी करप्शन कई एक ड्राइव। और ऑपोजिशन की बात हो रही है तो सर आपने कल सुनी होगी ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जो उन्होंने बोला कि दबाव डाला जा रहा है हमारे सेनेटर्स को, कॉल्स आ रही हैं कि जी हमारे उम्मीदवार को वोट दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी हैरानगी होती है, उम्मीदवार चेयरमैन का पीपल्स पार्टी का है और वाइस चेयरमैन का JUI का, उन दोनों को कॉलें नहीं आ रही। ये जो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इसको पता नहीं क्यों कॉलें आ रही हैं। कॉलें अगर आए तो उन लोगों को आए, तो उम्मीदवार हैं। तो मरियम साहिबा कहती है कि शवाहिद भी हैं हमारे पास। जी, इसका मतलब यह है कि वो हार मान चुके हैं, और आपको पता है मुस्लिम लीग नून को सिर्फ वो इदारा, वो चीज पसंद है उनके हक में जाए। जब अदालतें उनके हक में फैसला करती हैं तो आपको सच होता है, और जब वो हार जाते हैं तो मुझे क्यों निकाला आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन की भी तारीख है कि जब वो डस्का का अच्छा फैसला करता है उनके लिए। अच्छा, अब सदाकत साहब आपका फिगर बन रहा है 48 का, आपको 3 वोट दरकार है। वो 3 वोट आपको कहां से लग रहा है? एक तो चलें दिलावर खान साहब ने ऐलान कर दिया 49 हो गए, 2 वोट रह गए। वो 2 वोट आपको क्या लग रहा है कहां से आएंगे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। 2 वोट, हम ज्यादा वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें देखिए ना, मसला ये है कि खुफिया वोटिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप जिस तरह की बयानात आ रहे हैं मुस्लिम कानून से, तो आपको समझ लग जाना चाहिए कि खतरा किसको है, किस लोग टूट रहे हैं, और किसकी सियासत की बसात जो है वो लिपट रही है पूरे पाकिस्तान से होते हुए। आज वो GT रोड पर रह गई और सेंट्रल पंजाब में रह गई है। सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के सेनेट के जो सेनेट चेयरमैन के बात होने जा रही है उस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, और अभी इसी बारे में बात करेंगे। जनाब MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानेंगे कि आज के इलेक्शंस में MQM पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पर खड़ी है, कहाँ देख रहे हैं MQM पाकिस्तान कहाँ है, किसको वोट देने जा रही है? हम वफाकी हुकूमत में PTI के इत्तेहादी हैं और हम PTI के साथ ही खड़े हुए हैं, और हम जो भी PTI के कैंडिडेट हैं
हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। राब्ते सियासी प्रोसीजर का हिस्सा है और अपोजिशन ने हमसे राब्ते किए और राब्तों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमारे ऊपर जो भी इखलाकी दबाव है और ज़िम्मेदारी है वो हमारे अपने वोटर्स की और जो लोग हमें मंतखब करते हैं उनकी है, और उनके मसाइल के लिए पीपल्स पार्टी ने माजी में बहुत मायूस किया है और हम इसी वजह से हमने पीटीआई से इत्तेहाद किया है और आज तक हम उन्हीं के साथ कंवर साहब, वो अपोजिशन के पलड़े में वेट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एमक्यूएम ने जो पोजीशन इस वक्त ली हुई है उसमें कोई ऐसा तो नहीं होगा कि एमक्यूएम का भी थोड़ा सा वेट जो है वो अपोजिशन के पलड़े में चला जाए? देखिए, इसमें कुछ जो सेनेटर्स हैं वो अपनी आज़ाद हैसियत में मंतखब होकर आए हैं। मेरे ख़्याल में उनसे चूँकि अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही राब्ते कर रहे हैं और जिनका ये जो आज़ाद मेंबरान हैं वो जिस जानिब आएंगे वहीं उसका वज़न होगा। बहरहाल ये पाकिस्तान का ऐवान बाला है और बड़ा मुक़द्दस ऐवान है। इसमें माजी में भी जो पैसों के इस्तेमाल का सिलसिला जारी रहा, लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त जारी रही, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग पैसे देकर आएंगे वो क्या कौम की खिदमत कर सकेंगे और क्या पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं, मायूस नहीं करेंगे। तो मसाइल के हल के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पुरुम्मीद हैं? देखें, हम बतौर बैसियत इत्तेहादी के हम चूँकि हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट है, कराची, हैदराबाद का और दीगर जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ एमक्यूएम का मैंडेट है और एमक्यूएम की सपोर्ट है, और यही वो इलाके हैं कि जिसे पीपल्स पार्टी ने हमेशा नज़रअंदाज किया है। और कराची जैसा शहर जो कि पाकिस्तान की पूरी मईशत को भी चलाता है और सिंध की आमदनी का 90 से 95% तक अदा करता है, और आज पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल, डेफिनेटली कराची पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का बड़ा रेवेन्यू कराची से ही होकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कंवर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं जनाब टिकटॉक की। टिकटॉक के साथ जनाब एक बार फिर एक नया सरप्राइज हो गया और वो ये हुआ है जनाब के पेशावर हाई कोर्ट। वैसे अगर आप नहीं भी बताएंगे ना तो लोग गेस कर लेंगे क्योंकि ये खबर जो है वो हर कुछ अरसे बाद आ जाती है कि टिकटॉक जो है वो बंद हो गया, और अगर बंद नहीं हुआ है तो बंद होने की अफवाहें जरूर इसके हवाले से गर्दिश करती रहती है। हमेशा रेडार पर रहता है टिकटॉक। जी जनाब, हमेशा रेडार पे रहता है और बार बार टिकटॉक के कंटेंट के ऊपर सवाल उठते हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीए ने एक्शन ले लिया है और जनाब टिकटॉक को, जो कि मतलब कौन नहीं जानता टिकटॉक, उस ऐप को जनाब एक बार फिर बैन कर दिया गया है। आपको इतना बताते चले कि इससे पहले भी टिकटॉक जो है वो बैन हो चुकी हुई है। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने टिकटॉक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा कि टिकटॉक पर डाली जाने वाली वीडियोस हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है, और साथ ही उनका कहना था कि टिकटॉक वीडियोस से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हमारे साथ है, उनका रिएक्शन जानते हैं इस पे। सर, पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि टिकटॉक जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि उस पर जो मवाद है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह के फैसलों का आप क्या रद्द-ए-अमल देखते हैं? ये कहा था कि पाकिस्तान में अदालतों ने टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है और ज़्यादातर जो जजेस हैं उनको अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, ना ही उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, ना ही उनको कंपनीज की वर्थ का पता है, ना ही उनको ये इल्म है कि ये जो एप्स हैं ये काम कैसे करती हैं और जो मोरालिटी इश्यूज हैं या जो बाकी मामलात हैं
उनको कैसे वॉच आउट किया जा सकता है। तो हमारे जो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसमें खत भी लिख रहा हूँ और मैं उनको दरख्वास्त कर रहा हूँ मीटिंग की। तो मैं इसमें उनको चीफ जस्टिस साहब को मिलूंगा और उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो जजेस हैं, एक तो उनको टेक्नोलॉजी के बेसिक कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाएं, और दूसरा ये कि उनको मुज़म्मरात का बताया जाए कि इसके नतीजे में कितना बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। माजी में कितना बड़ा, जब यूट्यूब को आपने बैन किया, आपने अपना जो बिजनेस है उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, जो सारा इंडिया को चला गया, फेसबुक, गूगल, उनके ऑफिस वहाँ पे सारे खुल गए। अब ये जब चाइना और अमेरिका की इसमें एक टेक्नोलॉजी वॉर है, तो हमें तो चाइनीज कंपनीज को यहाँ पे इनकरेज करना था, और आपने चाइनीज कंपनी जो सबसे बड़ी है उसको बैन कर दिया। तो इसका बेइंतहा पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के बच्चों को नुकसान होगा, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी का एक पूरा कह लीजिए कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वही तबाह बर्बाद हो जाता है इस तरह के फैसलों से। तो मैं चीफ जस्टिस साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक हमारे साथ वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे साथ एक MOU साइन करे और हम जजेस को जो है कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर जो है कम से कम बुनियादी जो इल्म है, जो कोर्सेज हैं वो करा सकें। फवाद, आपके पूरे जुमले में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है ना कि जिससे हम डिसएग्री कर सकें या जिसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट या बहस हो सके। इट्स यूर स्पॉट ऑन, ये बिल्कुल ऐसी बात है। और काश के इदराक हो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को कि जनाब इन डिसीजन से कितना बड़ा टेक्नोलॉजी को जो है वो डेंट पहुंचता है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि फहाशी के हवाले से PTA को बहरहाल गाइडलाइंस गई हैं कोर्ट्स की, और PTA ने उस हवाले से कुछ इकदाम भी किए, लेकिन इकदाम कभी भी मौसर नहीं होते। कोई फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म ना हम डिवाइस कर सके हैं और ना इन कंपनीज को कन्विंस कर सके हैं कि जनाब वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म कुछ इस किस्म का रखें ताकि हमारे लिए आसानी हो इस किस्म के कंटेंट को फिल्टर आउट करना। मजीद क्या किया जा सकता है? देखें जी, ये कुछ लिमिटेड हद तक ही काम रोक सकता है। ये सारा काम जो है अल्टीमेटली तो अगले 4-5 साल में तो इंटरनेट के ऊपर ही कंट्रोल आपका खत्म हो जाएगा। तो आप किस किस चीज को रोकते रहेंगे? ये तो लाइब्रेरी है, इसके अंदर किताबें हैं, आपका दिल है अच्छी किताब पढ़े, आपका दिल है बुरी किताब पढ़े। ये जो मॉरल इन्फोर्समेंट है, ये कुछ काम है जो माँ बाप के करने के, ये अदालतों के या कानून के काम नहीं है। जब हम पहली क्लास में कानून जाते हैं कानून की, तो पहला सबक हमें पढ़ाया जाता है कि मोरालिटी इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ इन्फोर्सेबल है। तो अगर जजेस जो है वो मोरालिटी के ऊपर फैसले करना शुरू करते हैं तो फिर तो बहुत सारे जजेस को जो है वो लॉ की पहली क्लास में जो है वो जाना पड़ेगा। सो मेरी नज़र में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जिसके दिल में आता है वो उठा के एक जो है वो कर देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अभी भी आप देखें कि इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी के जो फैसले थे उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, जो आप गिरे हाथों से लगाते हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती। इस तरह के फैसले जो हैं उनसे 1000 बार आप सोचें और फिर उसकी कानूनी तौर के ऊपर बात करें। इखलाकियात नाफिज करना अदालतों का काम नहीं है। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो वो तो मौजूद है, आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर अब जाहिर है। अब लेकिन अब पाबंदी लगा दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि अब इससे क्या नुकसान हो सकता है? आपने पहले भी पाबंदी हटाने से मुतालिक दरखास्त की थी। पहले तो आप ये समझें कि ये जो कंपनियां हैं ये कोई कंपनियां नहीं है, ये मुल्क है। इनके जो बजट्स हैं वो बेइंतहा ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी जो पूरी एक एफर्ट ये होती है कि ये कंपनियां पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करें, अपने ऑफिस शुरू करें, और उसके नतीजे में यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एक पूरा फ्रेमवर्क है या एक तरह फर्नीदिया है वो क्रिएट होता है। और वो असल में अगर हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही तो ये कंपनी ही पाकिस्तान नहीं आ सकेगी, तो आप नौकरियां कहाँ से देंगे? फिर आपकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपके पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल आप समझिए कि एक फ्रेमवर्क है जिससे हम जुड़े हुए हैं। ये हम अपने इंडिविजुअल फैसले इस तरह से नहीं कर सकते कि बाकी पूरी दुनिया से कट के हम एक अलग ही अपना कर लें, फिर वही होगा जो अब तक हमारे साथ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। कहते हैं जनाब ये कंपनीज नहीं है, ये मुल्क है, और जितने इनके बजट्स हैं तो किसी मुल्क के बजट्स होते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, बात बिल्कुल सही है। ये रेवेन्यू स्ट्रीम है, आप अपने मुल्क को इस रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ लिंक अप नहीं करेंगे, कोई और मुल्क उठा के ले जाएगा और वो रेवेन्यू वहां चला जाएगा। वो डॉलर जिसके बारे में बात की जाती है वो डॉलर वहां चला जाएगा। दरखास्त जिन्होंने की है
इस हवाले से कोर्ट में एडवोकेट नाजिश मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले सर ये बताएगा, ये जो फैसला आया है ये पूरे मुल्क में लागू होगा? जी बिल्कुल, ये इसलिए पूरे मुल्क पे लागू होगा कि देखें, हाई कोर्ट का जो फैसला होता है ये हमारी प्रेसिडेंट भी है कि जी अगर एक हाई कोर्ट का फैसला है तो दूसरे हाई कोर्ट उसे अपने ऊपर बाइंडिंग समझती है उसे, वही क्योंकि मुल्क में ये एक हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट के फैसले को रिगार्ड करती है। अच्छा नाजिर, जरा ये भी वागा कि आखिर ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई? क्या शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत दर्ज कराई जा रही थी? हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे लोग आए थे, कुछ 100 से ज़्यादा लोग हमारे पास आए थे, लेकिन हमने रैंडमली इस पिटिशन में 40 लोगों को लिया और हम इस पिटिशन में गए और उनकी यही शिकायत थी कि ये चीज़ तो हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, हमारे बच्चे इस चीज़ के एडिक्ट बनते जा रहे हैं, फ़नी वीडियोज़ और मज़ाहिया वीडियोज़ के नाम पे वल्गैरिटी फैलाई जा रही है। जो फ़नी इंटरटेनमेंट का एलिमेंट था वो उसमें बहुत कम था, लेकिन वल्गैरिटी जो थी वो इंतहा को छू रही थी। उससे सिर्फ बच्चों को नहीं, हर जनरेशन को मुतासिर किया, चाहे उसे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हों। तो यही इसमें हमारी प्ली थी कि इसको अगर बैन नहीं किया जाता तो पार्शली बैन किया जाए और वल्गैरिटी के एलिमेंट को एलिमिनेट करके इंटरटेनमेंट के एलिमेंट को रहने दिया जाए। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें इंटरटेनमेंट का आंसर कम है, वल्गैरिटी का इशू ज़्यादा है, लेकिन क्या ये वालिदैन का और तरबियत करने वाले अफराद का काम है कि वो इस पर नज़र रखें और मुआशरे के सुधार के लिए काम करें, या ये अदालत का काम है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एडवोकेट नाजिश मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त दायर किया। छोटे से ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। शो में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफात, आपको याद है एक दफ़ा एक स्टोरी आई थी कि एक दुल्हन थी जो कि शादी करती थी और फिर नेक्स्ट डे वो सामान वगैरह लेके और दूल्हे के घर वालों को कुछ खिला पिला के कोई नशावर चीज़ दे के खुद रफूक शक्कर हो जाती थी, और इस तरह की एक फिल्म भी आई थी बाद में। कराची में ऐसी एक चीज़ है, उसका नाम है कारसाज की दुल्हन। कारसाज? और वो मैं कहूँगा नहीं, वरना मेरा जो प्रोड्यूसर है वो माइंड ये मैं आपसे शो के बाद पूछूंगी कि क्या सीन है। अच्छा, ये बड़ी मशहूर है। अच्छा, ये बड़ी फेमस है। ये मुझे नहीं पता, मैंने मिस किया ये जो भी है। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो लोगों से लिफ्ट मांगती है, हाँ। और फिर जो है वो बंदा उसके ऊपर जन आ जाते हैं, ये होता है। ये मैं जानना चाहूंगी, इस पे बात करते हैं। ये हॉरर स्टोरी है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि मॉर्निंग शो है तो हॉरर स्टोरी मॉर्निंग शो में नहीं हो सकती। यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्राइम स्टोरी। हाँ। तो मामला ये है जनाब कि कराची में कुछ ठग आके आबाद हो गए जनाब, और वो ठग ये कर रहे थे कि वो जाते थे, शादी का सेटअप लगाते थे, सेटअप लगाने के बाद कहते थे जी बस हमारे लड़का है, आप जहेज भेज दें। लड़की वाले जहेज भेजते थे, खानदान शॉट। हाँ, रफू चक्कर। और ऐसा नहीं है कि भाई इनके ऊपर ये कोई एक केस है, पहले भी इनके ऊपर काफ़ी केसेस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये गिरफ्तार भी होते हैं और रिहा भी हो जाते हैं। और शफात, मज़े की बात सुने कि इनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मुतासरीन आके इन्हें डिस्कस करते हैं कि जी हमारे साथ भी ये हो चुका है, हमारे साथ भी ये हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अब तक बचते चले आ रहे हैं। 25 से ज़ायद मुकदमात इन पर दर्ज हैं। वाह भाई वाह। फाइनली जनाब ये फड़े गए। क्या तब फड़े गए जब जनाब ये जो पैड़ी इनके साथ पैड़ी हो गई। यस यस, गेम हो गई, कहते हैं ना कुड़ी शहर आके मेम हो गई कि साढ़े नाल गेम हो गई। तो जनाब इनके साथ ये हुआ वाकया, और इस सारे वाकये में हमारे साथ जो मुतासरा फैमिली है वो मौजूद, ग्रुप पकड़ा गया है, ये एक अच्छी बात है। और कराची के इलाके नाज़िमाबाद में ये कार्रवाई हुई है। जो मुतासर फैमिली है उनसे ज़रा बात करते हैं। लड़की के वालिद वकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले ही बताइएगा ये कैसे रिश्ता हुआ, किसके ज़रिए रिश्ता आया? रिश्ता एक खातून है मैच मेकर सुम्बुल, उनके थ्रू आया था और उन्होंने इस रिश्ते के लिए काफ़ी फोर्स किया, ठीक है ना। तो वो इस वजह से वो एक्सेप्ट किया हमने, और जब हम उनके घर गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शराफत का लिबादा उड़ा हुआ था। अच्छा, मुतासिर मतलब जो है ना वो तर्ज अमल था उनका सही, वो इसलिए। और उनसे हमारी 10 तारीख की कमिटमेंट थी अच्छा शादी की। अच्छा, लेकिन वो 8-7 को उन्होंने फ़ोन किया अचानक कि भाई हम 8 को आ रहे हैं आपके यहाँ अच्छा निकाह करने, और वो 8 तारीख को अपने तीनों बेटे और माँ बाप के साथ निकाह के लिए आ गए। अच्छा, हालांकि ये कहीं नहीं होता कि सगा भाई वो बने गवाह, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के दोनों बेटों को गवाह बनाया। अच्छा, ठीक है, तो ये भी मशकूक एक बात थी जहाँ से हम शुरू हुए,
सोचे। फिर उस दिन मेरा भतीजा आया हुआ था घर में मेरे, उसने इनको देखा, कुछ उसको लगा, वो उसने फिर गूगल और तमाम वेबसाइट चेक की तो इनके खिलाफ काफ़ी मवाद और मटेरियल मिला। हम यहाँ पे इस गुफ्तगू को जरा जारी रखेंगे, फिलहाल चलते हैं इस्लामाबाद जहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, अदम एतमाद का भी कोई डिस्कशन पीडीएम में नहीं हुआ, ये मीडिया में ही होता है। तो अगर आपके पास कोई राय है तो वो बताएं, उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे अगले पीडीएम के इजलास में। सर, आप लोगों की जो टास्क होती है उसी से मीडिया भी अखज़ करता है। बिलावल साहब ने सेनेट इलेक्शन में जब बिलावल साहब कामयाब हुए, शाम को कहा कि हम पहले पंजाब को आज़ाद बनाने जा रहे हैं, पीडीएम में आपका हिस्सा है, उन्हीं से हम भी जो राय अखज़ करते हैं वहीं से लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई डिस्कशन पीडीएम के इजलास में अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपने राय दे दी है, इंशाल्लाह उसको उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू करे थे। एक दफ़ा फिर से अपनी ज़रा स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जो फ्रॉड फैमिली और उनके चुंगल में जो फैमिली आ गई, वकार साहब हमारे साथ मौजूद है, बता रहे थे कि फैमिली ने 10 तारीख तय की थी लेकिन 8 तारीख को ही वो निकाह करने के लिए आ गए। वकार साहब ज़रा ये बताइएगा कि एग्जैक्टली आपको शुबा कब हुआ, कैसे हुआ कि दुल्हे वाले जो है वो फ्रॉड हैं? मैं उनका जो निकाह करने का तर्ज अमल था, वो जो तरीक़ाकार था वो गलत था। किसी वो अपनी रिश्तेदार को या किसी को साथ नहीं लाए, सिर्फ अपने 3 बेटे और खुद आए, तो उससे भी एक शुबा। फिर जो मेरा भतीजा था उसने इनकी गाड़ियों के नंबर देखे, वो कहने लगे कि ये हमारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसने जब वॉच किया उनको तो वो रेंटे कार की गाड़ियाँ। तो जब फ्रॉड पकड़ा गया उस वक्त दूल्हे की फैमिली का क्या रिएक्शन था? कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं दी गई आपको? जब दूल्हा को फिर हमने जब ट्रेस आउट किया और उन्हें मना किया तो वो मतलब उस पे आ गए, और थाने में जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने तमाम ऑफिसर्स के सामने, एसएचओ के कमरे के सामने मर्डर की और किडनैप की धमकियाँ दी कि तुम्हें कत्ल करा देंगे, तुम्हारे बच्चे अगवा कर लेंगे खुलेआम। तो जाहिर है कि इनका फ्रॉड पकड़ा गया, पुलिस जो है वो तहकीकात भी कर रही है। तो पुलिस की तहकीकात में बताइएगा कि अब तक क्या सामने आ सका है? पहले ये कितनी शादियां कर चुका है? जो पुलिस की तहकीकात है पहले की, वो बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ एफआईआर हैं। तकरीबन आज़िज़ भट्टी थाने में 30 के करीब एफआईआर हैं इनकी, जो सरकारी रिकॉर्ड में आई हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ थानों में भी इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मवाद है। बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है भी कि वो भी इनको उन्होंने लूटा है। और बस एक है, लेकिन ये कि एक बात समझ में नहीं आई कि इतने ज़्यादा बेहंगे लोग जो हैं खुलेआम फिर रहे हैं। हमारी एजेंसियां, हमारी इंतजामिया, बिल्कुल आपने सही बात की जनाब कि इतने दफ़ा जो है इतने लोगों के साथ कार्रवाई हो चुकी हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से पूछ लेते हैं। जनाब हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये शादी करके जो ये ख़ानदान फ्रॉड कर रहा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब गिरफ्तार तो हो गया। आप बताइए कि कितने अफराद हैं इस ग्रोह में और क्या तरीका वारदात सामने आया अभी तक? ये एक हमने गैंग बस्ट किया है जो कि लोगों को शादी का झांसा देकर और मुख्तलिफ इस तरह के काम करके उनको लूटता है, उनसे फ्रॉड करता है। शादियां कर भी लेते हैं, फिर बच्चियों को घर ले जाते हैं, उनके साथ फिर ये ज़्यादतियाँ करते हैं, फिर उनको प्रेशराइज़ करवाते हैं कि आप अपने मेके से पैसे मंगवाएं, गोल्ड मंगवाएं, चीज़ें मंगवाएं, उनसे चीज़ें लेते हैं जो जब तक वो देती रहती हैं तो इनके पास रहती हैं, उसके बाद ये इनको फारिग कर देते हैं। तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से पूरी एक फैमिली है जो कि इस गैंग को जो है वो रन कर रही है। इसमें इनका एक भाई है जो कि वकील है, जिसकी सरपरस्ती हासिल है इनको, वो इनको सारे टिप्स देता है, वही सारे इनके लिए लीगल दूसरे वकील भी इकट्ठे करता है और प्रेशराइज़ करवाता है जो कंप्लेनेंट है उनको। तो हमने ये 4 लोग पकड़े हैं, बट लकीली वो जो वकील है उसका नाम हमूदुर रहमान है, वो ही मैनेज टू एस्केप, वो निकल गया हमारे हाथ से। हम इंशाल्लाह उसको भी ट्राई करेंगे कि उसको भी अरेस्ट करें। तो इस वक्त हमारे पास इंक्लूडिंग 1 लेडी 4 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं। और इस तरह के केस में बताइएगा कि सज़ा क्या होती है, जुर्माना कितना होता है? इस केस में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल की है। जुर्माना तो इसमें नहीं होता, इसमें 7 साल की पनिशमेंट होती है इस तरह के केसेस में। लेकिन इनका आप देखें तो ये जो ग्रुप है इसका, ये तो केसेस से इनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है। अभी तक इनको 4-5 केसेस में 7-7 साल की सज़ा हो भी चुकी है। कुछ में ये बेल पे हैं, कुछ केसेस में इनको सज़ा नहीं हुई है और पेंडिंग चल रहे हैं।
ठीक है, एसएसपी के साथ मौजूद थे और इस केस के मुतालिक हमें बता रहे थे। लेकिन शफात, इस तरह का जब आप कोई मामला होता है, लड़की की शादी करने जा रहे हैं, तो पहले अच्छे से देखभाल लेना चाहिए, लोगों के बारे में पता कर लेना चाहिए कि आखिर लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसे ही वो कराची में आके बस गए और उनके बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मसला है जनाब कि उनको लड़की के रिश्ते के लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि लड़का बाहर होता है, ये नहीं और पता कि कौन मैच होता है। मेकर पे इतना यकीन नहीं कर लेना इतना चाहिए। यकीन भी और नहीं करना चाहिए। इस बिल्कुल जनाब, फैमिली और से भी मैच मेकर ने भी बहुत अच्छे खासे पैसे लिए। तमाम खवातीन जो घरों में बैठी हैं वो सब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन खुदारा उनके वालिदैन से दरखास्त है, उनकी गार्डियन से दरखास्त है, उन्हें बोझ मत समझें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। खवातीन और हजरात, सेनेट चेयरमैन का मार्का शुरू होने में अब से कुछ ही देर बाकी है और इजलास जो है सेनेट का 10 बजे का वक्त है। उम्मीद है अब तक वो शुरू हो चुका होगा, उस हवाले से भी तफसीलात लेंगे। एक बड़ा दावा सामने आया है और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, बड़ा दावा क्या है शफात, आप जरा शेयर करते हैं। मेरे ख्याल में पहले जरा ऐसा करते हैं कि जो इस घंटे में हमने टॉप स्टोरी सुनानी है लोगों को, उसकी जरा एक हल्की सी झलक दिखा देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो सूरत हाल है वो भी आपके जरा सामने रखेंगे। एकदम नोज डाइव आया है, क्यों आया है जरा उसकी वजूहत भी जानेंगे। फिर साथ ही जनाब कोरोना वापस सर उठा चुका है। वी आर प्रॉपरली इन द थर्ड वेव, और थर्ड वेव जो है वो सेकंड वेव के साथ मर्ज हो गई है। जो पिछले 24 घंटों में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो तकरीबन 6.5% से भी तजावुज कर गई है। बिल्कुल, और उसकी क्या वजूहात हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वेव जो है वो बढ़ रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, फैसले की घड़ी आ गई। मुकाबला सख्त है, सेनेट इलेक्शन मुल्क की सियासत का मरकज बनकर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता चंद रोज से मुसलसल मंदी का रुझान, मुल्क की सियासत के असरात मईशत को भी मुतासिर कर रहे हैं। अहम खबर शामिल करते हैं जनाब सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जहां एक बड़ा दावा सामने आया है जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से, जिन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने और डॉक्टर मुसद्दिक ने एक खुफिया कैमरा लगा देखा है पोलिंग बूथ के अंदर। ये तस्वीर जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपने ट्विटर पे शेयर की है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि माई सेल्फ एंड डॉक्टर मुसद्दिक फाउंड अ स्पाई कैमराज राइट ओवर द पोलिंग बूथ। हमने और मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है वो पोलिंग बूथ के ऊपर एक खुफिया कैमरा लगा देखा, जिसके बाद सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं, उनको भी शामिल करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले जनाब के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने खुफिया कैमरे की तस्वीर ट्विटर पे शेयर कर दी। बिल्कुल, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगाने का दावा। ये खुफिया कैमरा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि जी मैंने, मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगा देखा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने खुफिया कैमरे की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर कर दी और ये तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं। उनका ट्वीट भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है कि पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने यह दावा किया और कहते हैं कि मैंने और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर ये खुफिया कैमरा लगा हुआ देखा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, बात करते हैं सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के हवाले से। अभी तो फिलहाल अब से कुछ देर में इंतखाब हो जाएगा। फिलहाल अब कुछ ही लम्हों में जो सेनेट के 9 मुंतखब अरकान हैं वो हलफ उठा लेंगे, और हलफ उठाने के बाद जैसे आपको बता रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन है ये अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और उसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला होगा। एक 20 मिनट 25 मिनट और आधा घंटा उसमें लगेगा और फिर शुरू होगी पोलिंग नए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए। बिल्कुल जनाब, और ये इंतखाबात जो हैं वो मुल्क की सियासत का मरकज बन गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कामयाबी के, और राब्ते भी आपस में जारी हैं। और चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी। इनके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। देखना यह है कि आज ये मुकाबला जो है वो वन साइडेड होगा या फिर बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। दोनों जानिब से बड़े बयानात आ रहे हैं। कल का पूरा दिन भी हमने
हमने देखा कि बयानात आते रहे हुकूमती अरकान की जानिब से भी और पीडीएम की जानिब से भी, लेकिन आज पता चलेगा कि नंबर गेम तो खैर बड़ी वाज़ेह है, लेकिन आज क्या होगा वो आज के इंतखाबात में 3 बजे पता लगेगा। जी जनाब, और वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो सेनेट की जीत के लिए बड़े पुरुमीद हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जी 2.5 साल अक्सरियत ना होने से कानून साजी में मुश्किलात आई, उम्मीद है सेनेट में अक्सरियत के बाद कानून साजी आसान हो जाएगी और पुराने निज़ाम की तब्दीली के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ARY न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो के ब्यूरो चीफ और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन जनाब साबिर शाकिर साहब। बहुत शुक्रिया साबिर साहब वक्त देने के लिए। साबिर साहब, ये दावा पहले तो सामने आया है इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की जानिब से, वो कह रहे हैं जनाब कैमरे लगे हुए हैं, तो और उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं जनाब हमने कैमरे लगे हुए देखे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है जो तस्वीर मैंने देखी है वो अगर उनका इशारा है कि एजेंसियों ने लगाए होंगे तो मेरा ख्याल है इससे अच्छे कैमरे तो हमारे इकरारुल हसन के पास हैं। अच्छा, जो कि नज़र नहीं आते और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इतना बड़ा कैमरा लगाएंगे, और ये किसी ने हो सकता है बग़ैर वायर के कोई शरारत की हो, और इतनी नुमाया जगह पे बिलामूम लगते नहीं हैं। अगर वो लगाना भी होता तो वो ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे नज़र नहीं आता। वो बिल्कुल एक पिन सी होती है, वो मैंने देखे हुए हैं, और सरेआम की टीम के पास भी वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि साबिर साहब चले, ये तो कैमरे की बात हो गई, इस पर हवाले से देखते हैं भी क्या होता है। तो जरा सिचुएशन अनफोल्ड होगी तो जरा हालात पता चलेंगे। जरा आज के इंतखाबात के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जीत के लिए बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कितना एक्साइटिंग होने वाला है आज का ये मार्का? देखिए, आपके पास शफात आपकी जो को होस्ट हैं मदिहा, इर्जा वो आज आपने उन्होंने नहीं, मुझे पता है आप इर्जा हैं, मदिहा नहीं है। तो मदिहा को पता है कि आज किसने जीतना है। अच्छा, जिनको मदिहा ने वोट देना है वो जीतेंगे। अच्छा। अभी आप मदिहा से पूछ लें कि वो किन के साथ हैं। चले ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जरा ब्रेक आए तो कॉल कर लूँ, उससे वैसे ही जरा पहले अपनी जरा सस्पेंस ब्रेक कर लूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा हिंट दे दें, ब्रेक तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और जब तक वो मौजूद हैं उस वक्त तक आप ये जहन में रखिए कि कोई भी अपसेट हो सकता है, और ये इजी नहीं है। कल एक खाना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें भी नंबर्स पूरे नहीं थे, और उसके बाद दूसरा खाना था पंजाब हाउस में, उसमें भी नंबर्स पूरे नहीं थे। तो जो फैसला कुन नंबर्स हैं वो मिसिंग हैं। उनको आखिरी टाइम पे क्या मैसेज मिलता है और वो आखिरी टाइम पे क्या फैसला करते हैं, ये डिपेंड करता है। और चूंकि मामलात काफ़ी वो है नेक टू नेक है और दोनों तरफ क्लेम है, तो दोनों तरफ, लेकिन अगर गहमा गहमी देखें तो वो पीडीएम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में ज़्यादा है, और गवर्नमेंट वाली साइड पे जरा थोड़ा सा कम है। तो पीडीएम में सर सरप्राइज किस पार्टी में से आएगा? पीपल्स पार्टी में से सरप्राइज आएगा, मुस्लिम लीग नून में से तो एक सरप्राइज कल वसीम बदामी के शो में हमें पता चला कि जनाब दिलावर खान साहब के हवाले से बात हुई, उसमें मैं बल्कि इनफैक्ट मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर हमारे पास वो कल रात वसीम बदामी के शो में फरूक हबीब साहब ने जो इंकशाफ किया जरा वो भी चला दें ताकि हम उस पर तबसरा लें। एक सेनेटर दिलावर साहब, आपको यह भी याद होना चाहिए कि पीएमएलएन की टीम आजाद लोग जीत के आए हुए हैं, वो कैंपेन ऑलरेडी संजरानी साहब की कर रहे हैं, 50 रह जाते हैं। एक और बलोचिस्तान से सेनेटर जो बाप पार्टी के वोटों से ये जो भी आपने आजाद उम्मीदवार का नाम लिया, उनको टिकट दिया किसने था सेनेट में? उनको टिकट दिया किस शख्सियत ने था? आप देख लें उनके पास टिकट है या नहीं है। नहीं, आपने जो कहा ना कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, मैं आपको ऑन पेपर तो आजाद हैं, उनको टिकट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं दिया था। एक मिनट, खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं ना। अब बात आ जाती है कि यहां पर जो पोजीशन बनी, तो जनाब वो साबिर साहब कह रहे हैं कि जो दिलावर खान साहब हैं उनके पास तो अगर जैसे वो कह भी रहे हैं कि जनाब वो वोट देंगे संजरानी साहब को, तो ये तो नून लीग की तरफ से एक वोट कट गया, कोई दूसरा सरप्राइज भी मुतवक्के है उस कैंप से? दूसरा मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है। सरप्राइज असल में वही है कि आखिरी टाइम पे कन्वे किया जाएगा
कि या आखिरी टाइम पे सेनेटर्स फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन एक और थ्योरी भी चल रही है कि 50-50 कर लिया जाए, एक सीट पीडीएम को दे दी जाए, एक सीट हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाए, ताकि मुफाहमत का अमल जो है वो आगे बढ़े। ये थ्योरी भी ठीक यहाँ है, पे साबिर मौजूद हमारे है। साथ ही रहेगा। साथ ही साथ अब ये भी अपने नाजरीन को बताते चलें कि अपडेट आ रही हैं और सेनेटर्स की भी आमद शुरू हो चुकी है। तो पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है शाजिया मरी, वो कह रही हैं कि सेनेट हॉल से कैमरा बरामद हो गया है, जहां पर वोट कास्ट किया जाना था वहां से कैमरा बरामद हुआ है। उन्होंने पीडीएम अरकान को कैमरा बरामदगी से मुताल्लिक आगाह किया। क्या कहा, देखते हैं। ऑपोजिशन के आए वो बूथ का जायजा ले रहे थे, वहाँ जो टेलीविजन लगा हुआ है उसके पीछे कैमरा उनको मिला है, और जो ही ये मिला है तो मैं यहाँ पर दीगर अरकान को भी इत्तला करने आई। तो कैमरा किस जगह मिला? कैमरा वो जो बड़ा स्क्रीन लगा है ना, उसके पीछे कैमरा है, बूथ के राइट ऊपर जो स्क्रीन है उसके तो अभी आप इस पर क्या लाया बनाएंगे लाएंगे, लेकिन हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो हरबे है ना, ये हरबे इस्तेमाल होंगे, तो ये शिबली फराज का शायद वो हरबा है जो इस्तेमाल। ठीक है, शाजिया मरी क्या कहती हैं वो आपने सुना है। अब सेनेट इजलास शुरू होने से पहले ऑपोजिशन का पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा लगने पर एहतजाज। ऑपोजिशन सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कैमरा निकाल दिया। सेनेट इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ऑपोजिशन का पोलिंग बूथ और कैमरा लगने पर एहतजाज सामने आया है और ऑपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कैमरा निकाल दिया। तो सेनेट इजलास के शुरू होने से पहले ये सूरत हाल बनी है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कैमरा निकाल के दिखाया। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है? सेनेट इजलास का आगाज अभी होने वाला है। 2 बार घंटियां बजाएगी, अरकान कर रही हैं, सरगोशियां हो रही हैं। इससे कबल पीडीएम का इजलास हुआ, उस पर मुस्तदी किया और शाजिया मरी ने एहतजाज किया और कहा कि सेनेट हॉल के अंदर पोलिंग बूथ और हर जगह कैमरे लगाए गए हैं। अरकान आए और अपोजिशन के अरकान सेनेट हॉल के अंदर केबल्स और कैमरे तलाश करते रहे। उन्होंने एहतजाज भी किया और अभी इजलास का आगाज होने वाला है और यूसुफ रजा गिलानी, शरीर रहमान और दीगर अरकान पोलिंग जहाँ स्टाफ बैठते हैं, जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, वहाँ आसपास तलाशियाँ लेते रहे और उनकी नज़रें जो है वो मशकूक आसपास नज़र आती रहीं। ताहम अभी इस वक्त ऐवान में खामोशी है और मुशावरत की जा रही है। अरकान एक दूसरे के करीब बैठ के गुफ्तगू भी कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही अरकान सारे ऐवान के अंदर आएँ तो इजलास का आगाज किया जा सके। जाहिद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चले जनाब, इजलास शुरू होने से कबल ऑपोजिशन का पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा लगने पर एहतजाज। ये मनाजिर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन मनाजिर में साफ देखा जा सकता है कि ऑपोजिशन के अरकान अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं और जो कैमरा बरामद हुआ है इस हवाले से उन अपने एहतजाज का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है? जी, सेनेट का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। जब इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले हुकूमत जो अपोजिशन अरकान ने उन्होंने एहतजाज किया कि यहाँ पे पोलिंग जो बूथ कायम किए गए हैं वहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं और वहाँ से अपोजिशन के 2 अरकान मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वो कैमरे जो है वो उतार लिए थे। और इस मौके पर गर्मा गर्मी भी हुई हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान। आजम सवाती का ये कहना था कि अपोजिशन के पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं थी, इसके बावजूद 169 वोट यूसुफ रजा गिलानी ने कैसे हासिल कर लिए, जबकि अपोजिशन ये कह रही थी कि हुकूमत जो है उसको अपने अरकान पर एतमाद नहीं है, इसलिए यहाँ पर पोलिंग बूथ के ऊपर जो है स्क्रीन में कैमरे नस्ब किए गए थे। तो हम उसके बाद अभी सेनेट का इजलास शुरू हुआ है। जितने भी नौमुंतखब अरकान हैं वो अभी कुछ देर में हल्फ लेंगे। ठीक है, अजहर फारूक हमें इजलास से मुतालिक आगाह कर रहे थे। ऑपोजिशन के सेनेटर्स ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, उसके हवाले से अजहर फारूक बता रहे थे। और आपको ये भी बताएं कि पीटीआई के जो रहनुमा है फैसल वावडा, उनको जीत का बड़ा यकीन है। कहते हैं कि 53, 54, 55 मेरा फेवरेट नंबर है। एग्जैक्टली जनाब, हम सुबह से इस नंबर को डिस्कस कर रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। फैसल वावडा भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कि 53, 54 और 55 ये मेरा फेवरेट नंबर है और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं।
कबल वक्त है, लेकिन कल मैं बता चुका हूँ मेरे पास नंबर जो गलत गया 53 54 और 55 मेरा फेवरेट नंबर है। कबल वक्त है, लेकिन कल मैं बता चुका हूँ मेरे पास नंबर जो गलत गया 53 54 और 55 मेरा फेवरेट नंबर है। तो फैसल वावडा क्या कह रहे थे, आपने सुना? वो कहते हैं कि 53 54 और 55 मेरा फेवरेट नंबर है। सुबह भी हम शो का जब हमने आगाज़ किया था तो इस हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि 55 का नंबर जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फैसल वावडा, उनको बड़ा जीत का यकीन है। साबिर शाकिर भी हमारे साथ हैं। साबिर से इसी हवाले से ज़रा पहला सवाल कि साबिर, आपने ये सुना फैसल वावडा को बड़ा यकीन है और कह रहे हैं कि 53 54 55 मेरा फेवरेट नंबर है। जी, ये नंबर कल शाम से इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। मार्केट में ये चल रहा है कि जीतेगा जो भी जीतेगा वो 55 नंबर हासिल करेगा। और ये नहीं बताया जा रहा जीतेगा कौन, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि 55 नंबर है। फिर एक भी यहाँ पे मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, आपको बता देता हूँ। एक थ्योरी ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी अमानत आज लौटा दी जाएगी, जो कि उनसे वादा किया गया था, चौधरी बिरादरान ने वादा किया था, उनके ज़रिए से बल्कि वादा किया गया था। और हो सकता है ये भी है कि जब परवेज़ खटक साहब और सादिक संजरानी साहब मौलाना गफूर हैदरी साहब से मिलने गए थे तो उनके कान में उन्होंने कहा कि हम आपको जितवाते हैं, आप हमें जितवा दें, छोड़ें पीडीएम को और हुकूमत को। तो परवेज़ खटक साहब ने वो वादा भी किया था और उसके बाद भी फिर गफूर हैदरी साहब मैदान में उतरे थे पीडीएम की तरफ से। तो ये भी एक चीज़ चल रही है कि 50-50 कर लिया जाए। जो 3 मार्च को हुआ कौमी असम्बली में वही नतीजा आज दिखा दिया जाए कि एक सीट पीडीएम की हो जाएगी और एक सीट हो जाएगी गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो दोनों खुश हो जाएंगे। और अगर इसके अपोजिट जरदारी साहब ने कोई आखिरी पैगामात और आखिरी मुलाकातें कोई बारावर साबित हुई हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर सैयद यूसुफ गिलानी साहब को नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त और उनके बारे में इतना कुछ आया, लेकिन उनका रास्ता अभी तक नहीं रोका जा सका। तो इसलिए आज को क्या कहना चाहिए। साबिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चले कि सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। सेनेट इजलास, हम आपको उसके कुछ मनाज़िर दिखाएंगे। Nominated by the President of Pakistan in terms of Sub Rule 2 of Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012. In this regard, the President of Pakistan has been pleased to nominate Senator Syed Muzaffar Hussain Shah as the presiding officer for this special sitting of the Senate and to conduct the election of the Chairman Senate. Now I would like to invite and request Senator Muzaffar Hussain Shah to take the chair. He will first take oath of the new elected members and then in the later part conduct election to the office of the chairman. Sir, if you would please take the chair. सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें ऐलान किया गया जनाब के सदर पाकिस्तान ने सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को आज के इंतखाबात के लिए एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर नामजद किया है, जिसके बाद अब से कुछ देर में नए अरकान हलफ उठाएंगे और फिर जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं उनके सबकदोश होने के बाद जो नए सेनेटर के इंतखाबात हैं वो शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, सेनेट का इजलास शुरू हो गया है। ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे कुछ देर बाद। I wish you all well. This session, this special sitting of the Senate will be basically in relation to the oath taking of the new members who have been elected as such. In addition thereto, I will also tell you that nomination papers for the post of chairman and deputy chairman with their proposals can be filed in the office of the Senate Secretariat by 12 o'clock. The nomination paper needs to be proposed by a senator along with a statement
of the contesting candidate that he or she has consented to contest the election for the chairman or the deputy chairman. The scrutiny will take place in the afternoon, and thereafter in the afternoon session, after Friday prayers, we will reconvene at 3 o'clock for the election for the post of chairman of the Senate of Pakistan. And now I will call upon the members-elect to kindly rise in their seats for the purposes of taking oath. Those who are desirous of taking their oath in Urdu will kindly repeat after me. मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बेहैसियत सेनेट मैं अपने कारनामे मंसूबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा और मैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। इस पे दस्तखत कर दें आप। जी सर, एक मिनट जी सर। Can I have the floor? Rule does not allow. Sir, are you presiding the House or is someone else presiding the House? But at the same time, If someone else is presiding the House, then I will act accordingly. No provision in our rules that can. There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. Okay, एक मिनट। Okay, रजा साहब, 1 minute, please resume your seat. Please, I've heard you. Please sit down. Please sit down. बेटे जी, एक बात आप sir, please sit down 1 minute. Just देखे जी, रजा रब्बानी साहब, I've heard you. देखे जी, रजा साहब, I've heard you have had your. Okay, sir.
Rabani Saab, Raza Saab, do you want the senators to take oath or no? So then please kindly resume your order. ये कांगे साहब, टांगी साहब, टांगी साहब, टांगी साहब, वो टांगी साहब, ये रबानी साहब जरा सा लेटेस्ट यू एक मिनट वसीम साहब एक मिनट स्वाति रबानी साहब नाउ ठीक है जी अजय रजा साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ ये बैठे तशरीफ रखें प्लीज ये जरा तशरीफ रखें जी बीबी शेरी बीबी टांगी साहब ये सेक्रेटरी साहब you kindly call the names of the members in alphabetical order for signing the roll. Yeah. अच्छा जी सुने एक मिनट सुने Raza Rabbani Sahab, now you remain the chairman of the Senate. Please show some patience also, some tolerance. I've heard the leader of the House. I've heard Mr. Swati. Now let us at least take the trouble of basically getting on with it. You have pointed out, I am directing that the polling booth should be constructed afresh to your satisfaction and the government satisfaction. Sune. Sir, just listen to me. You had your say, now let me also speak basically. Kindly take your seat. Please, Mr. Farooq Naik, you also remain the chairman of the Senate. Let me speak also, Naji. Please let me speak. Under Rule 9, the rules basically, we are all custodian of these rules. Rule 9 says that on the day of the special sitting, no other business shall be transacted, all business is excluded excepting for the oath of the members elect and the election for the chairman and the Senate. I've heard you. I am directing that the polling booth be constructed afresh. You can inspect it. I will maintain or direct that basically the secrecy of the vote is maintained thoroughly by all parties. Now, I will call upon the secretary to call the members in. Sir, now I am not going to listen. Sir, please call. Sir, Ajay, sune. Call the Secretary Sahab. Please call the names of the members in alphabetical order for signing the rolls. Please sit down. Please. Sir, afterward. Now we are basically calling the members for signing the rolls. The Secretary Sahab. Please call the members. With the permission call of the members. presiding officer. Please call the members' names in alphabetical order. Members of the Senate. Jay. One by one in alphabetical order. I'll give you a ruling, but let me complete the process. Dear, 1 minute. Sir, aap baithe na baithe. 1 minute, sir. 1 minute. The ruling is
I'll give you the ruling. The ruling is that under Rule 9, no other business can be transacted excepting the oath basically of new elected members, and no other point can be raised. Sorry, sir, I've ruled it out. Ajay ji, Secretary Sahab, why can't you call the members, Naji? Call the members' names. First of all, sir, election under Rule 9, no other business shall be transacted excepting for oath and for the purposes of election of the chairman and deputy chairman. Secretary Sahab, जरा बुलाइए ना आप. sir, may I call upon first Maulana Abdul Ghafoor Haidari Sahab to sign the roll Maulana of... Abdul Ghafoor Sahab आए जरा रोल दस्तखत करें please. I have given a ruling. I have given my ruling that under Rule 9, no other issue can be raised excepting the oath and the election of the chairman and deputy chairman. Ji, Ghafoor Sahab, आइए please. दूसरी जानिब मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होगा तो ये एहतमाम किया गया है, ये चीज धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये है वो खुफिया बैलेट। मैं चाहूंगा कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी अपनी राय का कुछ इजहार कर दें और फिर आपके सवालात ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत तफसील से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह ये सारा मामला हुआ, किस तरह हमें हमारी पार्टीज़ की तरफ से कहा गया, हम हाउस के अंदर गए और वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ के ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर कैमरास डिस्कवर किए। ये तो इसके फैक्ट्स हैं। लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो चेयरमैन सेनेट की है, वो सेक्रेटरी सेनेट की है और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। अब तहकीक इस चीज़ की होनी है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह हुई, आया ये हजरात उस सिक्योरिटी के ब्रीच कराने में शामिल थे, इसमें कोलूजन थी, और फिर ये जो स्पाई कैमरास लगाए गए, क्या ये इन तीनों हजरात ने, जाहिर बात है हेड ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाज़त दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं, ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहाँ पर कोई ना हो, कोई नजरें ना देख रही हो, और फिर वहाँ पर ये कार्रवाई डाली जाए। ये किसके कहने पे हुआ? और अब ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, वो जो आज उम्मीदवार हैं, अगर ये वहाँ पर इलेक्शन की जो जगह है, अगर उसकी हिफाजत भी उनके अमले के तहत थी और आज वो उम्मीदवार भी हैं खुद, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था और ये चोरी उनकी पकड़ी गई। अब इस चोरी के जिम्मेदारों का तयन करना है कि वो जिम्मेदार कौन है और किन लोगों को साथ शामिल करके ये कार्रवाई डाली गई। हम अभी इसके ऊपर एक मुशावरत करेंगे, ओथ टेकिंग हो जाए, उसके बाद फारूक नाइक साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, इस दफ़ा और भी दीगर वकला भी हाउस के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे कि क्या इसको हाउस खुद इन्वेस्टिगेट करे, कुछ सेनेटर्स की एक कमेटी बना के, या इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सीक्रेसी ऑफ वोट के साथ टेम्पर करना ये एक जुर्म है और उस जुर्म की एक सज़ा भी मुतय्यन है। ये सज़ा किन किरदारों को मिलनी चाहिए, कौन किरदार इसके अंदर सारे शामिल थे, जो इसका सरेदस्त जो सारा का सारा निशाना है, जो चीज़ें रुख इख्तियार की हुई हैं, वो चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी सेनेट और हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है सेनेट के, उनकी जानिब है। तो अभी इसके ऊपर हम मजीद मुशावरत करेंगे ओथ टेकिंग के बाद कि आया हम पुलिस के बुला के उनके हवाले ये करें या सेनेट इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे। ये अभी बाकी है, बाकी जो हकीकत थी वो सारी आपके सामने रख दी गई है। एक अहम चीज़ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस मौके पे इलेक्शन कमीशन से
क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो जो बूथ की जिम्मेदारी है, कानूनी तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लें और जिस तरह बाकी चीज़ों पे एक अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका नोटिस लेके इस पे भी आगे बढ़ें। हमारा ज़ाती ये ख्याल है कि ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है, उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से ख़त्म होनी चाहिए इस अमल के बाद। तो मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने हुक्म दिया था कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। और हम आपकी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, हम इससे नहीं हटेंगे और हम इसको इसके जो भी इसका नतीजा निकले वहां तक पहुंचा के दम लेंगे। मगर बड़े शर्म का मुकाम है कि एक तरफ इलेक्शन लड़ने आए हैं, दूसरी तरफ कैमरे लगा रखे हैं। इससे आपको एहसास होगा कि हुकूमत को कितना एतमाद है अपने लोगों पे। और पिछला इलेक्शन, इससे आपको पता चलेगा कि किस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क में हो रही है। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे सामने नजर आए तो पीछे के पीटीआई, जहां पे पैसे पीछे बैग में पड़े हों तो आगे पीटीआई, और चोर बाकी सब जमातें। ईमानदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब, बाकी सब चोर। मगर जहां नोटों की गड्डी हो वहां पीटीआई, जहां पे कैमरे लगे हों वहां पे पीटीआई, जहां पे सौदागरी हो रही हो वहां पे पीटीआई। आपको इतना एतमाद नहीं है, आपको अपनी पूरी पार्टी में से एक बंदा चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन के लिए नहीं मिला। आपने लोगों के कैंडिडेट, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े किए। आपको इतना एतमाद नहीं कि अगर किसी को खान साहब इलेक्शन लड़वाने के लिए या लड़ने के लिए कहते हैं तो पार्टी वोट देगी। तो आपने जो भी सौदे किए पार्टी से, आपने जो भी एक्सचेंज किया पैसों का, उसकी यकीन दहानी करने के लिए कि ऐसा ही होगा, आपने बंदे के चेहरे के ऊपर भी कैमरा लगा दिया और आपने वोट के ऊपर भी कैमरा लगा दिया। ये है भाईजान हाइब्रिड रूल की डेमोक्रेसी। सेनेटर मुस्तफा नवाज साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून तो कल से कह रही थी कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है और कॉल्स आ रही हैं। आज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा, लेकिन रिपीटेडली जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और अभी जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहते हैं कि अभी तक न्यूट्रल हैं। आपको आज के वाक़े के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल हैं? देखिए, ये तो मामला तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि ये चेयरमैन सेनेट ने खुद किया, किसी के कहने पे किया, और फिर इससे पहले माजी में जो इलेक्शन हुआ, जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, आज तो उसकी भी हकीकत खुल गई कि उस तहरीक अदम एतमाद में किस तरह मेंबरान को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर कैमराज लगा के उनसे वोट लिए गए। ये तो आज सारी हकीकत, अगर मैं और डॉक्टर साहब वहाँ पर ना जाते, हम ये पहले तब चेक ना करते, तो फिर ये सामने नहीं आनी थी। और अमूमन इस मुल्क में अगर कोई कैमरा लगाता है, कोई गुफ्तगू सुनने का निज़ाम जिनके पास मौजूद है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये इसकी एक मुकम्मल और जामिया और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और जहाँ तक तहकीकात तो एक तरफ, लेकिन आज ही वो साहब उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन सेनेट बनने के, तो वो किस मुंह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि वो फिल फॉर दस्तबरदार हों, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के अहल रहे नहीं है। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो हमारे पास तमाम आईनी फोरम्स भी मौजूद है जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। इस वक्त भी मौका है उनके इंतखाब से पहले पहले वो दस्तबरदार हो जाए, कोई और उम्मीदवार उनकी जगह आ जाए, तो ये शायद अपोजिशन को काबिल कबूल हो। लेकिन इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिम्मेदारों का तयन जरूर होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनको हाउस की चाबी दी गई रात के पिछले पहर या शाम को, जिस वक्त कोई आंखें ना देख रही हो, वो हाउस के अंदर घुसे। कैमरास यहाँ पर मौजूद हैं, ये पता चल जाएगा कि कौन साहिबान यहाँ पर आए, किनका इस सारे मामले से ताल्लुक था, और ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। इस वक्त
चेयरमैन सेनेट को फौरन दस्तबरदार हो जाना चाहिए और उनकी जगह हुकूमती इत्तेहाद को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कल जो है हुकूमती सेनेटर्स के डिनर में जो है हल्फ लेने की बात तक पहुंच चुकी है। क्या हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफजदा, और अपोजिशन के अब तक कितने सेनेटर्स जो हैं जो नंबर पूरे हो चुके हैं इस्लामाबाद, तमाम सेनेटर्स पहुँच चुके हैं? जी, हमारे तमाम सेनेटर्स पहुंच चुके हैं, इस वक्त हाउस में मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारा जो भी काउंट है वो हमें वोट ज़रूर मिलेगा। हमें इस बात का कभी इम्कान है। जो कल से शाम से जो रूमर्स चल रही थी कि हुकूमत के अंदर बौखलाहट है और वो ओथ लेने को तैयार नहीं है, जो भी मामलात हुकूमती पार्टी के अंदरूनी मामलात जो आपके ज़रिए ही हम तक पहुँच रहे थे, आज अगर किसी को शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है अपने कैंडिडेट्स पे, आपके कैंडिडेट्स ओथ लेने को तैयार नहीं है और आपके यकीन की कैफियत यह है कि आपने कैमरे लगा रखे हैं चेहरे पे भी और वोट के ऊपर भी, और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, यानी हो सकता है ये भी कहा गया हो कि वोट डालने के बाद बेटा कहना है माइक्रोफोन के अंदर कि मैं, ये मेरा नाम, ये मेरी तस्वीर, मैंने वोट डाल दिया है। अब आपको पता चला है कि सीक्रेसी ऑफ वोट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि वोट जो है वो सीक्रेट होना चाहिए। जो वोट नहीं डाले, आपको क्या मालूम नहीं उनके साथ क्या होता है? आपने नैब के मुकदमे नहीं होते देखे उन लोगों पे? आपने देखा नहीं है कि कैसे गाड़ियों में से 30-35 किलो हेरोइन निकलती है अगर आप बात ना माने तो ये जो सीक्रेट टेप्स बनती हैं, ये जो नैब के मुकदमात बनते हैं, ये जो आपके ऊपर हेरोइन डाली जाती है या दीगर मुकदमात किए जाते हैं या आपके कारोबार बंद किए जाते हैं, ये तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ ना सुने, कोई और आवाज़ सुने। तो मैं तो चेयरमैन सेनेट साहब जो हमारे पुराने हैं, क्या कहूँ मैं, उनसे यही कहूँगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, ये 62-63 का केस है जिसने ये कहा और किया है वो सादिक है और ना ही अमीन है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को फौरी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब आपको हम दिखा रहे हैं सेनेट के मनाजिर और 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया है और इस वक्त हलफनामों पर दस्तखत का सिलसिला जारी है। साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिर साहब, अब बज़ाहिर जब ये कैमरा निकले तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ये सिचुएशन जो है वो हीटअप हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो हीटअप तो होनी थी क्योंकि अपोजिशन को एक चीज़ मिली है और अपोजिशन का आज दिन है कि जब तक वो इसको ना उछाले और उसको सही यूटिलाइज ना करे तो फिर तो अपोजिशन बिल्कुल बेकार किस्म की अपोजिशन हुई। तो इसको वो अभी मज़ीद आगे लेके चलेंगे और इसका नतीजा जो है, इसके जो असरात हैं वो नतीजे पे भी मुरतब होंगे, ये ज़रा जहन में रखना। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुसलसल गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर है और आज भी इस वाक़े के बाद मज़ीद वो अंडर प्रेशर हो गई है। और यूसुफ गिलानी साहब बदस्तूर बहुत पुरएतमाद हैं और क्या तय पाया, मैंने इसलिए कहा था कि MQM अभी आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाने से पहले एक बात करके गए हैं। वो कहते हैं कि वोट जो है वो ज़मीर के मुताबिक दिया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि वो बेचा जाए, बल्कि खुफिया वोटिंग का मतलब यह है कि ज़मीर के मुताबिक बंदा वोट दे। तो ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं। तो साबिर साहब, ये जो आपने शुरू में एक सिनारियो भी डिस्कस किया था 50-50 वाला, उसमें तो जाहिर है जो हुकूमत की ख्वाहिश यही होगी कि 50-50 में भी एक चेयर ऊपर है एक चेयर नीचे है, तो वो उनकी कोशिश यही होगी कि ऊपर वाली चेयर पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए, नीचे वाली चेयर भले उनके पास ना हो। सूरत हाल आपको वैसी जाती दिखाई दे रही है या कुछ बदलाव आ सकता है इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, अभी कोशिश यही है कि ये मफाहमत के ज़रिए 50-50 हो जाए और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट जो हैं वो आ जाएं उस साइड से और गफूर हैदरी साहब को इधर अकोमोडेट कर दिया जाए। अगेन मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है जमीयत उलमा इस्लाम फे, यानी कि गफूर हैदरी साहब की और सादिक संजरानी साहब की और परवेज़ खटक साहब की में क्या बात हुई।
एक दूसरे के साथ क्या कमिटमेंट हुई। अगर वो कमिटमेंट जैसा कि सुना जा रहा है अगर वैसी है तो फिर संजरानी साहब जीत जाएंगे और उधर गफूर हैदरी साहब जीत जाएंगे, और अगर वो वैसी नहीं है तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से MQM उनके भी ज़रा तेवर थोड़े से बदले हुए हैं। पहले MQM ने डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांगा और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा, फिर उसकी वजाहत फैसल सब्जवारी साहब ने की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मुराद ऐसी नहीं थी। लेकिन अभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाने से पहले कुछ ऐसी बात करके गए हैं जिसका कोई भी मतलब आप निकाल सकते हैं। तो लिहाजा अभी ये कहना कि कौन हतमी तौर पे कामयाब हो जाएगा लगता नहीं है कि इस बारे में कोई हतमी राय कायम की जा सके। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे दोनों सूरतों में आज जो भी नतीजा निकलता है उसके बाद आज के इंतखाबात के बाद आप पाकिस्तान की सियासत को कहाँ जाता देख रहे हैं, जबकि लॉन्ग मार्च का भी जिक्र हो रहा है कि आगे वो भी होने वाली है, फिर पंजाब में तहरीक एतमाद की भी बातें। बिल्कुल, तो आप फिर चले जाए, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बात की है तो उनको भी शायद ये बात कही गई होगी, उसके जवाब में उनको ये कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च से भी नहीं डरता और धरने वरने से भी नहीं डरता, मुझे ब्लैकमेल ना करें। अच्छा, और इसका मतलब था कि मैं कोई 50-50 या इस तरह की कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड का मुझसे तवक्को ना करें। तो उसको देखें तो मज़ीद सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। लेकिन आज का जो सेनेट का इलेक्शन है, नतीजा जो भी आएगा उसके बाद हम तयन कर सकेंगे। अगर आप आज 50-50 फार्मूला आता है, पा जाता है, तो इसका मतलब है कि आगे मफाहमत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ा जाएगा और ये जो सेटअप है ये चलता रहेगा। और अगर यूसुफ गिलानी साहब जीत जाते हैं चेयरमैन सेनेट के तौर पे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का चल चलाव है और मामलात उनके हाथ से मज़ीद निकल गए हैं 3 मार्च के बाद जो निकले थे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो एक वोट कम है वो किस कैंप से पड़ेगा, ऑपोजिशन को, PDM को, गिलानी साहब को। जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसमें हमने आज सुबह जब ये सीट की बात की थी और जिस तरह से नंबर गेम्स की हम डिस्प्ले दे रहे थे, तो एक MQM के ऊपर हमने एक सवालिया निशान छोड़ा था और उसकी वजूहात जो है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जब कॉन्फिडेंस देखते हैं तो समझ में आती है कि जनाब वो GDA की नशिस्त जो सिंध असम्बली में उनको नहीं मिल सकी और MQM को मिल गई, उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत MQM से हैं। आपको लगता है आज उस हवाले से कोई सरप्राइज होगा? बिल्कुल, ये एक नया इत्तेहाद जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि पस से पर्दा कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, आने वाले दिनों में नज़र आ जाएंगी। क्योंकि सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें बहुत ज़्यादा गेन किया है। मुस्लिम लीग नवाज़ आउट हो गई है, सही, और वो 3 सूबों से आउट हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं अपोजिशन जमातों में और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ उनकी नज़र है। तो ये कहना कि MQM के जो आपने बात की सवालिया निशान आपने सही लगाया, दूसरा सवालिया निशान आप ANP पे भी लगाएं। अच्छा, और ANP की जो बलूचिस्तान में एडजस्टमेंट थी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ थी, तो वहाँ उन दोनों की एडजस्टमेंट हुई है, तो वहाँ से वो कामयाब हुए हैं। तो इसलिए फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब JUI, ये KPK में ख़ास तौर पे वहाँ पे भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कहीं ना कहीं। तो आने वाले दिनों में ये आज का जो इंतखाब है उसकी वो जो एडजस्टमेंट पिछली हुई है वो आज भी देखी जाएगी। और शो के आगाज में साबिर साहब, बिल्कुल मैं इसी बात पे जो आप बात करने लगे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ उसको जरा सवाल में इनकैप्सुलेट कर दूं। जब शो के आगाज में सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ बैठे थे, मैंने तो पूछा जी कि ये हुकूमत जो है उसको हर पोजीशन क्यों चाहिए? मतलब बज़ाहिर आपके पास जो नंबर्स हैं वो यही रहेंगे, आपको जो लेजिस्लेशन करनी है आप उसको प्रोसेस करें, तो अलामती हैसियत ही रहे एक तरह से इन पोजीशंस की। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत चाहती है कि इन ओहदों पर, इन सीट्स पर उनके नुमाइंदे मौजूद हों। इंपॉर्टेंस क्या देख रहे हैं इसकी? इम्पोर्टेंस ये है कि चेयरमैन सेनेट अगर वो बनाने में, देखें यूसुफ गिलानी साहब की एक ही सीट थी, एक सेनेटर था ना, सही, लेकिन कौमी असम्बली में एक अपसेट करके ये साबित कर दिया कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त
आगे पीछे की जा सकती है, सही, कोई इशू नहीं है। अब जो उस दिन रिहर्सल की गई और वो रिहर्सल कामयाब हुई और उसमें गवर्नमेंट का जो मेजॉरिटी वो चेंज कर दी गई और ये तजर्बा हो गया है कामयाब। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पे एतमाद का वोट लिया ताकि इसको अंडू किया जा सके, इस परसेप्शन को ख़त्म करें। अब वो अपनी जगह पे मौजूद है एक गेम, और उन्हीं 14 अरकान, वो 14 अरकान शामिल हैं जिन्होंने एतमाद का वोट दिया, और वही 14 वोट हैं जो गिलानी साहब की तरफ गए। तो लिहाजा वो जो 14 वोट हैं वही फैसला कुन है, वो किसी वक्त भी उनका ज़मीर जाग सकता है। अब चेयरमैन सेनेट की तरफ ये बिल्कुल सिंबॉलिक है, लेकिन चेयरमैन सेनेट का जो अगला है स्टेप, अगली सीढ़ी वो है ऐवान सदर। सही। और अगर ये अपोजिशन इसी तरह बढ़ती गई और अपनी नंबर्स गेम को बेहतर करती गई, उसका मतलब क्या होगा चेयरमैन सेनेट के जीतने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साबिक इत्तेहादियों के साथ मिलकर आहिस्ता साबिर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद साहब क्या देख रहे हैं आज सेनेट का मंजरनामा? सिचुएशन बड़ी हीट अप लग रही है और उसके ऊपर जो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब उन्होंने रूलिंग भी दे दी कि एक नया पोलिंग बूथ बनाया जाए। नताइज में कोई फर्क देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है सवाल कि देखिए जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन पहले जो हुए और अब जो हो रहे हैं, इससे मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इस तरह के सिस्टम या इलेक्शन का फायदा क्या हो रहा है। इससे पूरा एक हाउस हमारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हुआ है। हर काउंटर एलिगेशन इतने ज्यादा है, किसी को समझ ही नहीं आ रही हकीकत क्या है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का तज्जिया था पहले दिन से कि आप इलेक्शन ओपन करें, एक पता हो हमें कौन किधर खड़ा है और एक शफाफियत आए, वो तो हरफ बहरफ सही साबित हुआ है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, इतना ज्यादा हमने इसको गुदला दिया है सारे प्रोसेस को कि सच्ची बात है कि हकीकत तो कहीं पीछे ही खो गई है और एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा हमने इल्जाम कर दिए हैं कि पूरा जो लोगों का, मैं आम आदमी से आप पूछेंगे, किसी को इस प्रोसेस के ऊपर एतबार ही नहीं रहा। सही। तो अब ये जो प्रोसेस के ऊपर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो कमोबेश वैसी ही बात है जैसी इस वक्त आ रही है हमारे पास आपके दोस्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से। तो इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत के पास इसमें गेन करने को क्या है? हुकूमत आज गेन करेगी, लूज करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने प्रोसेस ठीक करना है तो जो वज़ीर-ए-आज़म 2013 से कह रहे हैं आप इलेक्शन ओपन करें, तो आप इलेक्शन ओपन कर दें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप समझते हैं, अपोजिशन तो ये करती है ना कि एक माहौल क्रिएट करती है कि अगर हम हार जाएंगे तो बाद में हम क्या बातें करेंगे। तो उसके लिए वो पहले एजेंसीज को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, फिर बाकियों को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। जीत जाएंगे तो जमहूरियत की पता, हार जाएंगे तो जी हमारे साथ नांदी हो गई है। वो तो एक खास नैरेटिव उनका चल रहा है, वो हर जगह के ऊपर जो है वो यही चला रहे हैं। जहां तक हारने जीतने की बात है, वो सबको पता है कि ये इलेक्शन जो है इसमें जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट्स के ऊपर कि वो क्या फैसला करते हैं। बाकी इस वक्त नंबर बड़ा जो है एक दूसरे का क्लोज है, हतमी प्रेडिक्शन जो है वो तो जाहिर है उससे नहीं हो सकती। सही। लेकिन फवाद साहब आपको लगता नहीं, अगर देखें ओपन इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही थी, वज़ारत सेनेट इंतखाबात कोई गैर मुतवक्का तौर पर नहीं आए ना। 3 साल पहले सेनेट इंतखाबात हुए थे और 3 साल बाद सेनेट इंतखाबात होने थे। तो लेजिस्लेशन के लिए, आइन में तरमीम के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। आपको लगता नहीं है कि ये बड़े आखिर वक्त में याद आया कि हमें तो सेनेट के इंतखाबात ओपन करवाने चाहिए और आप एक 6-7 महीने लेट हो गए अपनी सारी एक्टिविटी में? बिल्कुल भी नहीं। ये तरमीम तकरीबन 2006 से डिस्कस हो रही है। 2006 में COD साइन हुआ, 2015 में PMLN ये लॉ लेके आई। उसके बाद एक होल हाउस कमेटी बनी सेनेट की, उसने ये फैसला किया। उसके बाद 29 अक्टूबर को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो मूव हुई। उसके बाद जब मूव हुई तो दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN अपने पैरों पे फिर गए। उन्होंने कहा हमने तो सपोर्ट नहीं करना। तो हमारी जो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि सिर्फ एक सीट के ऊपर फिर जो कुछ हुआ और जिस तरह से वीडियो सामने आई और सब कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि डिले वगैरह कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं कहता हूँ चले आप तो जो हो गया हो गया। मैं एक फवाद साहब, जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, मैं जरा उस पर भी जानना चाहूंगा। देखिए, आप टेक्नोलॉजी के माशाल्लाह मिनिस्टर हैं। टेक्नोलॉजी में तो ये देखिए कैमरा बड़ा लगा हुआ था, ये कैमरा छोटा भी हो सकता था, पेनोल भी हो सकता था, बल्ब भी हो सकता था
और इतनी ज्यादा ये विजिबल चीज बनाने के लिए आपको बनाने के बाद आपको लगता नहीं है कि हुकूमत बैकफुट पे चली जाएगी? मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं ना, अगर ये जिस तरह से अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि एजेंसीज ने उसमें लगाए हैं, तो हमें तो फिर स्पाइंग में रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये कैमरे तो अब बच्चों के पास भी नहीं होते जो ये कैमरे यहाँ पे लग गए हैं। और अभी 15 मिनट में हम माहौल बना देते हैं कि ये वो। अभी तो मुझे लगता है अगर सेक्रेटरी सेनेट जो हैं जब इसकी अगर तहकीकात कराएंगे तो ही विल कम टू द कंक्लूजन कि ये कैमरे जो हैं कोई पुराने सीसीटीवी कैमरे का कोई इक्विपमेंट था जो यहाँ पे रह गया था। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ये स्पाइंग कैमरा तो हरगिज ही नहीं है। ये सीसीटीवी कैमरे की कुछ हो तो हो। और चले देखते हैं फवाद साहब कैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होती है। बट एनीवे आज का ये सेनेट इंतखाब जितना पोलिंग के दिन से पहले तक सस्पेंस और थ्रिल और अनएक्सपेक्टेंसी से भरा हुआ था, आज का दिन भी उससे कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हजरात, अब आपसे जरा छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.